पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम नो शुमार है प्रोग्राम के मेज़बान तुझ खदमत मज हाजिर अच्छे वमेद से तुम सारी ऐसो बसातो सलामत आज बोमवार जुलाई के रेतुक 15 तारीख 2024 हिजरी के माह शवाल आज 4 तारीख तो आज छुस बह दोबारा तुम मुलाकात करान ईज पत ईज ब्रो गयो तुम मुलाकात वमेद से तुम ईज हुंद बोड़ दो ठीक पे मनोमुत वन छुस वुचान वारिया सन तम दोस्त यम वन त ईज सती तिकाज यम जन खुशी इंसान प्रत सात यहान खुशी यम जन तम गसन ज़्यादा खुद ज़्यादा पोषने परवरदिगार पोषन ऐसे खुशी और हम हमेशा खुश रहें खुरम रहें हमारी ज़िंदगियों में जो भी छोटी बड़ी परेशानियां हैं परवरदिगार उन परेशानियों से हमें दूर रखे और वो परेशानियां कम करें और हमें अपनी अपनी ज़िंदगियों में सुकून अता करें। और देखिए ना नाज़रीन, जब हम बात करते हैं खुश रहने की, खुश रहना ये उतना आसान नहीं है। खुश रहने के लिए बहुत सारी मेहनत करना पड़ती है, खुश रहने के लिए एक लगन की ज़रूरत होती है, कमिटमेंट की ज़रूरत होती है और तभी जाकर जब ज़िंदगी पर एक मकाम आपको हासिल होता है जहाँ पर आपको इत्मीनान हासिल होता है, जहाँ पर आपको सुकून हासिल होता है, जहाँ पर अपने काम के हवाले से आप बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़े ओहदे हों, आपके पास बहुत सारी दौलत हो। खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखें और इत्मीनान क़ल्ब के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को फॉलो करें कि परवरदिगार के हाथों में दुनिया के तमाम मामलात हैं, जैसे वो मामलात को चलाना चाहे वैसे ही चलाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको तवक्कल को फॉलो करना है। जब आप तवक्कल को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कभी आप परेशान नहीं होंगे। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, खूबसूरत बात है, वो ये कि कहते हैं कि ये जो ये परिंदे हैं ये जब शाम को अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं तो इनकी चोंचों में कल के लिए दाना नहीं होता है। कहीं ना कहीं इनको ये यकीन है, ये भरोसा है कि जिस परवरदिगार ने आज हमें खिलाया वही परवरदिगार हमें कल भी खिलाएगा। खैर, ये कुछ बातें होती हैं जो प्रोग्राम के आगाज़ में आप तक हम पहुँचाते हैं इस गर्ज से कि एक डिस्कशन छिड़ जाए, कहीं ना कहीं इस वजह से कि बात उन लोगों तक पहुंचे जो लोग ज़िंदगी में मायूस होते हैं, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में खुश रहना छोड़ दिया होता है या खुश रहना भूल गए होते हैं, तो उनके लबों पर मॉर्निंग में सवेरे सवेरे एक मुस्कान बिखरे। वैसे भी कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से घटते हैं। तो अल्लाह ताला से हम दोबारा ये दुआ करते हैं कि हम सभी की ज़िंदगियों में खुशियां ही खुशियां लौट आए। आज के शुमारे में भी दो मेज़बान आपकी खिदमत में रहेंगे बराबर 9 बजे तक। मैं अजहर और मेरे हमरा रहेंगी हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत, सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र। तो एक तो खैर आपसे अपडेट्स हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन मेहंदी माशाल्लाह आपके हाथों में खूबसूरत लग रही है बहुत ज़्यादा। तो बड़ा इंतज़ार होता है ख़ासकर लड़कियों को, ख़वातीन को मेहंदी वगैरह लगाना, नए कपड़ों का एहतमाम करना। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ईद के दिन। ईद वही कह रहा हूँ, ईद का ही मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो आपकी ईद कैसे गुजरी? ज़बरदस्त, बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी ठीक रही और मुझे खुशी इस बात की है कि ईद के मौके पर हमारा सेट बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, डेकोरेट किया गया था। जी, बहुत डेकोरेटेड सेट था। नवीद नज़ीर साहब से मेरी बात हुई ईद के दिन, तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल खुश हो गया कि जो आपका सेट है गुड मॉर्निंग J&K का दुल्हन की तरह सजा हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें
है जो हमारे नाजरीन भी बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं। बिल्कुल तो खैर आपकी जो मोहब्बतें हैं वो हमें मिलती रहती हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो ताल्लुक है अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे हमेशा ऐसे ही कायम रहे, दायम रहे। बिल्कुल अजहर, और आप बात कर रहे थे अभी खुशी के हवाले से, मेरे ख्याल से हमें खुश हमेशा हर एक हालत में रहना चाहिए और अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना चाहिए। जी, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। Yeah, and you know we have to always keep smiling because it's a sunnah itself, right? Exactly, very right, जी, very true. खैर अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सभी का आपके मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में हम करते हैं। नाजरीन, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। अर्ज किया है, जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं, जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। खूबसूरत जी। नाज़रीन, कहते हैं कि मंजिलें दो तरह की होती है, एक वो जिनको आप तलाश कर रहे होते हैं, आप ढूंढ रहे होते हैं, और दूसरी तरह की जो मंजिल है वो जो मंजिल आपको तलाशती है, और मंजिल उसे ही तलाशती है जिसमें तीन चीजें होती है। एक जो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, कॉम्पिटेंट होता है, दूसरा जो फेयरलेस होता है जिसमें जुर्रत होती है कुछ कर दिखाने की, और तीसरी चीज जो मुखलिस होता है अपनी जिंदगी में। और जब ये तीनों चीजें मुकम्मल हो जाती है तब जाके कुदरत जो है वो आपको चुन लेती है किसी खास मकसद के लिए। वंडरफुल, सही बात कही आपने। जी। खैर नाजरीन, आपको मौसम और शहराओं के हवाले से जानकारी लेने का जो है इंतजार रहता है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे यहाँ श्रीनगर में मौसम कैसा रहेगा। आज यहाँ पे मौसम खुश्क ही रहेगा। वही अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 23 और कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 34 और कम से कम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी आपको बताते चले कि आज नेशनल हाईवे 44 पर बड़ी गाड़ियों को उधमपुर से श्रीनगर आने की इजाजत दी गई है, और SSG रोड आज दिन के लिए भी बंद ही रहेगा। मजीद इतलात के लिए दिए गए नंबरात जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तयाब है, आप उनसे राबिता कर सकते हैं। राइट, और आपकी बात से बात जोड़ते हुए मैं एक बहुत बड़े शायर के 2 अशार हमारे आज के मेहमान की नज़र करना चाहूँगा कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। हमारे आज के मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एक ऐसी शख्सियत जो हमारे नौजवानों के लिए रोल मॉडल की हैसियत से काम कर रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सन 2009 में IAS का अहम इम्तहान पास कर लिया, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में लगभग 10 बरस तक मुख्तलिफ अजला में ज़िला तरक्याती कमिश्नर की हैसियत से एक ऐसा काम किया जिस पर हम सबको फ़ख्र है। एक ऐसी शख्सियत जो आजकल ट्राइबल अफेयर्स महकमे के सेक्रेटरी की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और इसके साथ साथ मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के CEO की हैसियत से एक बहुत अहम काम अंजाम दे रहे हैं, और इस काम के लिए इन्हें हाल ही में एक बहुत बड़े एजाज़ से नवाजा गया। मुझे लगता है ये इनका तारुफ है, इनका काम, इनका तारुफ है। अगर मैं नाम नहीं भी बता दूं, आप समझ गए होंगे कि हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो हमें खुशी है कि आप तशरीफ आवर हुए इस मुलाकात। जी, बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे नाज़रीन की तरफ से भी, हमारी पूरी टीम की तरफ से। और इस मुलाकात का हमने बड़ा इंतज़ार किया है, बट देर आयत दुरुस्त आयत, आज मुलाकात हो रही है। और आप आए हैं प्रोग्राम में तो तोहफे के तौर पर एक, जिस तरह जब किसी होटल में जाते हैं तो एक वेलकम ड्रिंक होती है, कहवे की होती है, कोई जूस वगैरह होता है, तो हम वेलकम सॉन्ग रखते हैं अपने नाज़रीन की खिदमत में। तो उनको महसूस करने के लिए प्रोग्राम के आगाज़ में एक रिवायत हमारी रही है कि हम नगमे से ही एहतमाम करते हैं, आगाज़ करते हैं। तो आज हमने इंतखाब किया है हमारे कश्मीर के एक बहुत खूबसूरत गुलकार हैं, उनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, एजाज अहमद रा। तो उन्हीं की खूबसूरत आवाज़ में एक नगमा सुन लेते हैं, उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। आइए नाज़रीन, देखते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में ये खूबसूरत नगमा। हा इश्क चूरो
करथस देवान तै हा अश्क चोरो रिश्क करथस देवान तै पनुन असीर झुकच लागान बेगान तै हा अश्क चोरो रिश्क करथस देवान तै मत मजनूनो रट नजद मकान तै मत मजनूनो रट नजद मकान तै बुल सुंदर आयसै सोरी सामान तै हा अश्क चोरो रिश्क करथस देवान तै हा अश्क चोरो रिश्क करथस देवान तै पनुन असीर झुकच लागान बेगान तै हा अश्क चोरो रिश्क करथस बुलबुल गुलन वंदिन छे नेरान तै बुलबुल गुलन वंदिन छे नेरान तै गुलबर गछथे बुछत कोता नालान तै हा अश्क चोरो रिश्क करथस देवान तै हा अश्क चोरो रिश्क करथस देवान तै पनुन असीर झुकच लागान बेगान तै हा अश्क चोरो रिश्क करथस बंबरो यंबर जल दरबाग छेस प्रारान तै बंबरो यंबर जल दरबाग छेस प्रारान तै क्या छुप छारा न दो मश्क जोलान तै हा अश्क चोरो रिश्क करथस देवान तै हा अश्क चोरो रिश्क करथस देवान तै पनुन असीर झुकच लागान बेगान तै हा अश्क चोरो रिश्क करथस देवान तै देवान तै देवान
हाश कसूर और इश्क करथस देवानत पनुन असियत छुक लागान बेगानत मशहूर मारूफ कशुर बत पेश करान एजाज रस। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जिन चीज़ों पर हमें फ़ख्र है उन चीज़ों में ख़ास बात यह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मुख्तलिफ़ अकाईद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, खुशी खुशी से रहते हैं और ख़ासकर एक दूसरे के त्यौहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हाल ही में ईद का त्यौहार भी मनाया गया बड़े खूबसूरत तरीके से और उस पर हमने कुछ बातें भी की प्रोग्राम के आगाज़ में। और हमारा आज का ये जो दिन है प्रोग्राम में, ये ईद से कम नहीं है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत को हमने मदऊ किया है जिन्होंने हम सबों की ज़िंदगियों में इस ताल्लुक़ से बदलाव लाया। ख़ासकर जब हम नौजवानों की बात करते हैं कि वो नौजवान जो ये समझते हैं, जो ये सोचते हैं कि अगर मैंने बड़े प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल की तभी मैं ज़िंदगी में कामयाब हो सकता हूँ, अगर मेरी बड़े किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में कोचिंग हुई तभी मैं कोई बड़ा इम्तहान पास कर सकता हूँ, इस मिथ को ख़त्म कर दिया और ज़िंदगी में कुछ ऐसा करा, ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया जिस पर हम सबको फ़ख्र है और लोगों को कर दिखाया, नौजवानों को कर दिखाया कि अगर आपके इरादे मुसम्मम हैं तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। हमारे आज के मेहमान जम्मू कश्मीर के मशहूर मारूफ IAS ऑफिसर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब। जी, नगमे से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और आप भी महसूस हुए होंगे ज़रूर, बहुत ही खूबसूरत नगमा। हम चाहेंगे कि अपनी ज़िंदगी की किताब के उन पन्नों पर जो लिखी बातें हैं वो बातें आज आप हमें सुनाएं, जो बातें बचपन की है, जो हर इंसान की ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन बातें होती हैं, खूबसूरत तरीन यादें होती हैं, हमें अपने बचपन में ले जाएं। जी, फ्लैशबैक में अगर मैं देखूं तो जैसे आपने दो तीन चीज़ों का जिक्र किया, एक तो तवक्कुल की आपने बात की और दूसरा कि एक ऑर्डिनरी जर्नी जैसे मेरा भी रहा है और आपने यूथ से बात की कि अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। तो मैं भी ज़िला रजौरी के एक छोटे से गांव से आता हूं जी, और जब मैं फ्लैशबैक में सोचता हूं तो एक काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लाइफ गांव में भी रही और जैसे जैसे तालीम का मौका मिलता गया, आगे हम बढ़ते गए तो सफ़र भी जारी रहा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से फिर जम्मू सिटी तक अपने कॉलेज की एजुकेशन को लेके। लेकिन ये जो तालीम, कतई कलामी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, जो ये तालीम आपने हासिल की, क्या उसी ऐसी तालीमी इदारों में हासिल की जिन तालीमी इदारों में आपके हमसाया या आपके गाँव के बाकी बच्चे पढ़ते थे, या कोई आपके लिए ख़ास इंतजाम होता था? बिकॉज ये पूछने का एक मकसद है मेरा, जो मैं अभी अर्ज़ कर रहा था, कुछ नौजवानों को, कुछ बच्चों को ये लगता है कि बड़े स्कूल में पढ़कर ही कोई बड़ा बन सकता है, कोई बड़ा ओहदा या कामयाबी हासिल कर सकता है। ऐसा नहीं है। अपना एक्सपीरियंस बताते हुए एक दो बातें मैं और भी शेयर करूंगा जो मैंने देखी है। जी, पहली चीज़ तो ये है कि आजकल जो सर्व शिक्षा अभियान आ गया पिछले 20 साल से, माध्यमिक शिक्षा अभियान रहा, उसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। स्कूल्स में टीचर्स की जो तादाद है वो काफ़ी बढ़ गई। सही कह रहे हैं। तो जब हम लोग 90s में स्कूल में थे तो एक स्कूल होता था जिसमें 2 टीचर होते थे और 8 क्लासेस और लगभग 200-300 बच्चे। तो एक रूटीन ऑर्डिनरी जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वही हमारे लिए था। लेकिन अभी भी मुझे याद है कि जो टीचर्स की इन्वेस्टमेंट रहती थी हम में, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। एक डेडिकेशन, कमिटमेंट टीचर्स का वहाँ रहना। और एक अच्छी चीज़ ये है कि जैसे कश्मीर से भी टीचर वहाँ जाते थे, लोकल टीचर भी होते थे और वहीं गाँव में वो रहते थे बाहर से आके। 15-20 दिन रहे, 2 दिन की छुट्टी की, तो काफ़ी डेडिकेशन के साथ वो हमें पढ़ाते थे। आज भी हमारे टीचर्स हैं, उनके साथ हमारा रब्ता रहता है, मुलाकात होती है, बड़ी खुशी होती है। तो प्राइवेट स्कूल्स का तो तब उतना कल्चर था नहीं, और बड़े स्कूल्स जो आजकल हैं वो तो तब एग्जिस्ट नहीं थे करते, गाँव में तो आज भी नहीं है। तो वो मैं देखता हूँ कि जैसे जैसे अब इन सालों में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो चीज़ें बढ़ी हैं तो उसमें अब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो तब कोई इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं था होता। दूसरी ये चीज़ है कि अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूँ तो हमारा जो IAS का बैच था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2008 का 9 बैच में जब हम लोग अकेडमी में आए तो मैंने देखा कि 80% लोग जो हैं वो गांव से देहात से आते हैं जी, जिन्होंने कोचिंग नहीं की होती है। बहुत सारे लोग जो शहरों में रहे नहीं होते हैं जी, इनका उस किस्म का एक्सपोजर नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, कोई आप अच्छा आपकी इनकम हो तभी आप कोई किसी जगह पे पहुंच पाएंगे। अगर आपके पास एक क्लियर आइडिया है, एक अच्छी डायरेक्शन है और एक प्रॉपर अवेयरनेस है तो मुझे लगता है कोई भी टारगेट जो हो इम्पॉसिबल नहीं। माशाल्लाह, बहुत अहम बात। जी, आपने IAS का जिक्र किया, अभी आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपको बचपन से ही शौक था इसकी तरफ जाने का, यू नो हाउ यू गेट अट्रैक्टेड? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों आजकल आप बच्चे देखें को 6 साल 8 साल का बच्चा होता है, वो आपको बताता है वो डॉक्टर बनना चाहता है या किसी सर्विस में जाना चाहता है या एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। तो हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं था, क्योंकि तब ये इंटरनेट नहीं था या इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके माइंड में कोई टारगेट नहीं था होता।
फिर जब आप 10th तक पहुंचते हैं तो जैसे रूटीन का है कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, कहते हैं, कभी टीचर्स कहते हैं कि आप ये बन सकते हो, वो बन सकते हो। क्योंकि सबके माइंड में यही रहता है कि 12th के बाद एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, वो आपने पास करके कोई डिग्री ले लेनी है। तो वही रूटीन का सफर मेरा भी रहा। उसके बाद जब मुझे CET में वेटनरी सर्विस में, वेटनरी साइंस में और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सीट मिली, तो कंप्यूटर में और मैथमेटिक्स में मैं काफ़ी वीक था, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग ऑप्ट ना करके मैं वेटनरी साइंस ज्वाइन किया। जी। तो वहाँ पे थोड़ा सारा, क्योंकि एक माहौल इस किस्म का था कि स्टूडेंट्स पूरी कंट्री से आते थे, टीचर्स पूरी कंट्री से आते थे, तो 2-1 साल की, क्योंकि 5 साल की डिग्री होती है, तो 2-1 साल के बाद हमने वर्क करना शुरू किया कि इसमें तो जॉब सिक्योर है, क्योंकि वेटनरी साइंस में तो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा होती थी जी। और क्या किया जा सकता है। तो कुछ साथियों ने बताया कि KS का भी इम्तहान है, क्योंकि नए नए बैचेज तब 99-2000 में आए थे, तो 99 में हमने कॉलेज ज्वाइन किया। तो उसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन हमने शुरू की टुवर्ड्स द एंड ऑफ डिग्री। तो फाइनल ईयर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि तैयारी करके एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है, तो वो ट्रायल के लिए दिया कि भी क्या तैयारी कंप्लीट होगी है, तो वो क्लिक कर गया, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बड़ा अर्ली ज्वाइन कर लिया कॉलेज से ही। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया? फर्स्ट अटेम्प्ट में। और उसके बाद जब फॉरेस्ट अकेडमी में मैं गया तो वहाँ थोड़ा और एक्सपोजर मिला, क्योंकि एक फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें सभी सर्विसेज के लोग साथ होते हैं। सही कह रहे हैं। तो जब IAS के साथियों को देखा और देखा कि ये भी हमारी तरह देहात से आए हुए, हमारी तरह नॉर्मल लोग, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो फिर जो नेक्स्ट इमीडिएट अटेम्प्ट थी उसमें देके 2008 का एग्जाम जो पास करके तो IAS ज्वाइन। वंडरफुल, बहुत खूबसूरत। आप ये चीज मैं आजकल के बच्चों को सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप हिट एंड ट्रायल से आप काम करें, क्लैरिटी जल्दी होनी चाहिए, कंपटीशन का दौर है, तो अर्ली डिसाइड करना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी एक अहम बात यह है, जो बात निकल के सामने आती है, कि आपने भी एक ही चीज पर फिर आप फोकस्ड नहीं रहे कि ये हो गया तो यही हरफ आखिर है, अब इससे आगे नहीं बढ़ना है। हालांकि एज वेट डॉक्टर भी आपके पास बड़े अच्छे ऑप्शन थे, बड़ा अच्छा करियर था। उसके बाद जब आपने फॉरेस्ट सर्विस इख्तियार की, ये भी हो सकता था कि आप बड़ी बेहतरीन सर्विस है, बड़ी बेहतरीन सर्विस है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे यूथ के लिए, एक नौजवानों के लिए एक मिसाल और कहीं ना कहीं एक इंस्पायरिंग बात यह है कि अगर वाकई आप में पोटेंशियल है तो स्काई इज द लिमिट। अच्छा, हम आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही खुशी का मकाम, खुशी की बात कि आपने मुख्तलिफ अजला में ज़िला तरक्याती कमिश्नर की हैसियत से काम अंजाम दिया, और जो काम दिया उसकी लोग आज भी तारीफ़ें करते हैं। अब श्रीनगर में भी, जो कश्मीर का दिल है, यहाँ पर भी अब ज़िला तरक्याती कमिश्नर की हैसियत से काम अंजाम देते रहे। तो बताइएगा कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाली, और अपनी ज़िंदगी में आप किसे रोल मॉडल मानते हैं? बिकॉज आप तो कई लोगों के रोल मॉडल हैं, हमारे यूथ के रोल मॉडल हैं, तो आपने ज़िंदगी में किन्हें अपना रोल मॉडल बनाया? ये आपकी ज़रा नवाजी है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज का जो सारा जो जर्नी है वो अकेले नहीं रहा। एक तो 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा जो मेरे दिल के बड़ा करीब हैं और हमेशा जिनको मैंने अडॉप्ट किया है। पहली चीज़ ये है कि जब आप एक इतने कम्प्लेक्स सिस्टम में आप काम करते हैं तो कोई हायरार्की आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर लेवल पे हैं, आपसे ऊपर कौन है, नीचे कौन है। तो इवन मुझे याद है कि एज DC भी मैं कंसर्न BDO के ऑफिस में चला जाता था, तहसीलदार के ऑफिस में, VLW से मिलना, सबसे। तो ग्राउंड से आपको एक फीडबैक अच्छी मिलती है और एक टीम में एक एनकरेजमेंट मिलती है। दूसरा ये है कि एक अच्छा टीम वर्क स्ट्राइक करने के लिए लोगों में ट्रस्ट बिल्डिंग करना बड़ा ज़रूरी है कि मुश्किल वक्त के टाइम आप उनके साथ स्टैंड करें, उनकी गलतियों को आप ऑन करें, और लेकिन जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो वो उनको गिफ्ट करें कि ये इनकी वजह से हुआ है। तो एक अच्छा टीम वर्क और एक ट्रस्ट जो है वो रहा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अक्सर ब्लेम किया जाता है गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स को या ब्यूरोक्रेसी में कि हम लोग सुनते नहीं है। वो मुझे लगता है कि एक बड़ा सीरियस कंसर्न है जिसको हमेशा मैंने कोशिश की है कि आप लोगों से सुने, कि फीडबैक लें। जैसे अभी भी मिशन यूथ में हम लोगों से पोर्टल पे फीडबैक लेते हैं, उसी के बेसिस पे स्कीम बनती हैं, ईमेल्स आती हैं, यूथ में जाते हैं। तो वो हमेशा एक कोशिश रही है कि हफ्ते में 1-2-3 बार आप जरूर गांव में जाएं, लोगों से बातचीत करें। तो यही एक हर एक पोस्ट पे, हर एक असाइनमेंट पे। आपका तो खैर आपने सुनने की बात करी, आपका जो ट्विटर हैंडल है वो तो है ही लिसन शाहिद। अच्छा, ये बताइए हमें, मैं अर्ज कर रहा था, मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था कि शाहिद साहब किन्हें अपनी ज़िंदगी में रोल मॉडल मानते हैं, किन्हें देखकर आपने ज़िंदगी में जो है आगे कदम बढ़ाया और कुछ ऊंचा हासिल करने की ठान? रोल मॉडल का एज सच में ये कहना चाहूँगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सनालिटी या आदमी नहीं, बट जो चैलेंजेस या हालात रहे वो मुझे लगता है एक मोटिवेशन हमेशा लाइफ में रहा है। जैसे आपने शुरुआत में एजुकेशन की बात की कि गांव में जो हमें दुश्वारियां आती थी, तो कोशिश ये रही कि आजकल के बच्चों को ना हो। जैसे मैं उधमपुर का साइड करूंगा कि
पहाड़ी इलाके में बच्चे स्कूल नहीं थे जा पाते, तो हमने लगभग 170 ब्रिजेस उनके लिए बनाए, क्योंकि मेरे माइंड में वो भी था कि ऐसे ही हालात हमारे पास थे। तो वो सिचुएशनल लार्जली रहा कि क्या क्या इश्यूज आप फेस कर रहे हैं और कैसे उनको रिड्रेस कर सकते हैं। राइट। और अब जिला तरक्याती कमिश्नर की हैसियत से जो आपका बड़ा सक्सेसफुल टेन्योर रहा मुख्तलिफ अजला में, उसके बाद आपको एक बड़ी अहम जिम्मेदारी मिली, और एक बड़ी जिम्मेदारी थी, वो थी ट्राइबल अफेयर्स की। ट्राइबल अफेयर्स, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि गुलदस्ते की मानद है जम्मू कश्मीर, मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता लोग यहाँ रहते हैं, और चूंकि आपने अपनी ज़िंदगी में जो आपका बचपन गुजरा है या जवानी का दौर, आपने देखा कि लोगों को किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है दूर अफ्तादा इलाकों में रहने वाले लोगों को, तो उनकी बेहतरी के लिए, इस ट्राइबल पॉपुलेशन की ज़िंदगी में एक बदलाव लाने के लिए, उनके नौजवानों के लिए मौके पैदा करने के लिए आपकी तरजीहात क्या रही? पिछले 2 साल में, अब 2 साल में पूरे हो रहे हैं इसमें, तो हमने कोशिश ये की है कि एक, जैसे हमारे पास कंप्लीट पहले डेटाबेस नहीं था, कि पॉलिसी बनाने के लिए एक क्रेडिबल डेटाबेस आपके पास होना चाहिए जी। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के जितने भी विलेजेस हैं, जितने गांव हैं, उनका हमने सर्वे किया। उसके बाद समर में कितने लोग माइग्रेट करते हैं। 2021 तक हमें जम्मू कश्मीर में ये पता नहीं था कि कितने लोग माइग्रेट करते हैं। जब आपको पता नहीं कहाँ लोग हैं, तो आप उनके लिए क्या कर पाएंगे। वो हमने किया जब हमने देखा कि लगभग 6.25 लाख लोग माइग्रेट करते हैं। फिर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ, तो हमें पता चला कि ऐसा 20 से ज्यादा ममालिक में लोग माइग्रेट करते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो माइग्रेट करती है वो जम्मू कश्मीर में, इंडिया में है। उसके बाद हमने कुछ जैसे सर्वे के बाद ट्रांजिट अकोमोडेशंस बनाने का काम शुरू किया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देने का। जैसे आजकल भी लोग ट्रक्स में माइग्रेट कर रहे हैं, तो जैसे 25-30 दिन में वो जो ट्रैवल करते थे, वो 2 या 3 दिन में आजकल उनका वो डिस्टेंस कंप्लीट हो रहा है। जिसमें की एक बड़ी फ्लीट की आपने फोटो डाली थी हाल ही में कहीं पर। 100 ट्रक का हमारा फ्लीट अभी भी चल रहा है, और कोशिश है कि आने वाले सालों में इसको और इम्प्रूव किया जाएगा। फिर हमने ज्यादा फोकस एजुकेशन पे रखा, क्योंकि जब हमने सर्वे में देखा कि सिर्फ 16.43% लिटरेसी रेट है माइग्रेटरी पॉपुलेशन का, तो वो हमें एक मेजर चैलेंज लगा कि लोगों में एक अच्छा लेवल ऑफ अवेयरनेस है, लेकिन एजुकेशन या लिटरेसी में वो बहुत कम है। उसको लेके हमने बड़ा फास्ट ट्रैक पे कुछ रेजिडेंशियल स्कूल बनाए। जैसे हमारा सबसे बड़ा स्कूल यहाँ पुलवामा में बना, शोपिया में है, राजौरी पुंछ में, किश्तवाड़, डोडा वगैरह में काम शुरू किया। 25 से ज्यादा हॉस्टल्स का हमने काम शुरू किया, स्कॉलरशिप बढ़ाई। तो एजुकेशन पे हम फोकस कर रहे हैं। उसके बाद हमने लगभग 10,000 फैमिली से ज्यादा को कवर किया लाइवलीहुड यूनिट्स। जैसे शीप या डेयरी का यूनिट है, या 2-3 हजार खवातीन को हमने इस बार स्किल डेवलपमेंट का हमने करवाया। तो इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल हम कोऑपरेशन में हम काम कर रहे हैं कि जैसे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 2026 इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स है। तो हमने इंटरनेशनल लेवल पे ये लिया कि जो लोग माइग्रेट करते हैं, ये एक बड़ा सस्टेनेबल सिस्टम है। ये क्या सर्विसेज इकोलॉजी के लिए दे रहे हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी जरूरी है, जो हम इस साल कर रहे हैं। जैसे आपकी मेडोज हैं, अगर उसमें ग्रेजिंग ना हो तो वो वेस्ट लैंड बनेगी या श्रब्स बनेगा, तो वो मैन्यूर वहां पे जो होता है या जो ग्रेजिंग होती है, उसकी क्या सर्विसेज एनवायरनमेंट को लेके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा कंसर्न आज दुनिया के लिए है। तो उसके साथ थोड़ा लिंक इसलिए किया ताकि पॉलिसी में प्रायोरिटी पे ट्राइबल कम्युनिटी, ये जो लोग माइग्रेट करते हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, ये आए। और सभी डिपार्टमेंट से हमने रुजू किया कि प्रोपोर्शनेट टू ट्राइबल पॉपुलेशन फंडिंग दी जाए। और ये पहला साल है जब सभी डिपार्टमेंट्स ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए फंडिंग जो है वो एयरमार्क कर रहे हैं। जी, इसके अलावा सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स या प्रोग्राम्स बनाए गए हैं ट्राइबल पीपल के लिए? सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन पे हमारा फोकस है, तो बच्चों को हम स्कॉलरशिप इस बार हमने बढ़ाई है। अगले महीने से जैसे स्कॉलरशिप मिलेगा लगभग 125 से 140% तक उसमें बढ़ोतरी भी की गई है। और जो लोग बच्चे जो माइग्रेट करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ जो हॉस्टल्स का हमने शुरू किया, 25 नए हॉस्टल पे हमने काम शुरू किया। कुछ 10 के करीब हमने नए हॉस्टल जो इनॉग्रेट भी किए। रेजिडेंशियल स्कूल्स का एक नेटवर्क लाने के लिए हमने काम किया, जिसमें से 2 स्कूल अभी स्टैब्लिश हो चुके हैं और 4 पे और काम चल रहा है। तो जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, पहले मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि उनका जो हमने सर्वे किया, अब स्मार्ट कार्ड उनको दिए जा रहे हैं, लगभग 10,000 लोगों को अपने दिए भी हैं। तो उस स्मार्ट कार्ड के बेसिस पे उनको हर साल फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस मिलेगी अपने गांव से कश्मीर में हाईलैंड पास तक आने के लिए और यहाँ से वापस जाने के लिए, ट्रांजिट अकोमोडेशन वगैरह के साथ। फिर जो लाइवलीहुड में हम काम कर रहे हैं, उसमें फैमिलीज को हम शीप यूनिट देते हैं, डेयरी के यूनिट्स देते हैं। इसके अलावा हमारी एक नई स्कीम जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुई है, वन धन योजना, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उनके हम बना रहे हैं। हर एक जो क्लस्टर है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उनको 15 लाख रुपए हम देते हैं 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप में, एक क्लस्टर में। तो ये इस किस्म की कुछ चीजें हैं। एक मुझे चीज इसकी खुशी है कि एटलीस्ट जब हम अवेयरनेस के लिए जाते हैं कम्युनिटी में, तो रिस्पांस बड़ा अच्छा मिलता है वहां पे। लोग खुद भी बड़े चाहत रखते हैं इन चीजों में आने के लिए।
جیسے میں اگزامپل دوں تو کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں ہم نے لگ بھگ 150 یونٹ پچھلے سال ہم نے ایک سیکٹر میں دیے تھے، لگ بھگ 5000 اپلیکیشن ہمارے پاس آئیں. تو ہمیں لگا کہ ہاں اس سیکٹر میں ہمیں زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس بار ہم نے اس کا بجٹ بڑھا کے 10 کروڑ کی جگہ 40 کروڑ کیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے کمیونٹی کی طرف سے ہمیں فیڈ بیک بھی مل رہی ہے اور کچھ نئی اسکیم جو ہم شروع کر رہے ہیں. جو سب سے اچھی بات مجھے لگی وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی چیزوں کی طرف تو توجہ مبذول کی ہی جا رہی ہے، لیکن جو چھوٹی چیزیں ہیں ان کی طرف بھی توجہ مبذول کی جا رہی ہے، جس سے ظاہر سی بات ہے جو ہماری ٹرائبل کمیونٹیز ہیں ان کی زندگیوں میں بدلاؤ آنا ایک ضروری بات ہے. اور میں امید یہ رکھوں گا کہ آنے والے وقت میں جتنے بھی آپ کے پروگرام ہیں یا جتنے بھی آپ اس حوالے سے انیشیٹیوز لے رہے ہیں ان کے جو ہے خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے. اخبارات کی سرخیاں ہمارے پروگرام کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور ناظرین اس کا انتظار بھی کرتے ہیں. تو آپ بھی چونکہ جلدی نکلے ہیں آج گھر سے تو آپ بھی اپڈیٹ ہو جائیے گا آج کی تازہ ترین خبروں اور سرخیوں کے حوالے سے. ہم آغاز کریں گے ایک مقامی انگریزی روزنامے کی چند سرخیوں سے. اخبار لکھتا ہے ایل جی پارٹیسپیٹس ان سیلیبریشن آف نیشنل پنچایت راج ڈے ایٹ سامبا، اور سب ہیڈنگز ہے اس اخبار کی. اناگریٹس بلڈ ڈونیشن کیمپ ایٹ جموں، ایل جی ریویوز جل جیون مشن، اناگریٹس سولو ایگزیبیشن. اور ایک سرخی اس اخبار کی ویدر ٹو ریمین ڈرائی، نائٹ ٹیمپریچر سٹیز بلو نارمل ان JNK. اور ایک سرخی اسی اخبار کی یونین سیکرٹری اناگریٹس WSS ہولس انٹریکٹیو سیشن ود لوکلز. جی میرے پاس ہے انگریزی روزنامہ، اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے DC سری نگر اناگریٹس پروگرامز انڈر کسان سمپرک ابھیان. ون مور نیوز، NIT سری نگر سیلیبریٹس ورلڈ ارتھ ڈے. جی اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہے. سرخی سنیے گا ناظرین. G20 اجلاس سری نگر میں 100 بین الاقوامی مندوبین شرکت کریں گے، جیلی ڈل کی سیر کریں گے اور گنڈولا میں بھی سوار ہوں گے مرکزی وزیر. جی میرے ہاتھ میں ہے اردو روزنامہ، اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے بارش نے اسمارٹ سٹی کے کام کو روکا مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. G20 میٹنگ سے پہلے سری نگر شان کے ساتھ وجود میں آئے گا ڈویژنل کمشنر. انشاءاللہ. میرے پاس اردو اخبار ہے، دو سرخیاں اس اخبار کی. ہند چین کور کمانڈر سطح پر مذاکرات کا 18واں دور، باقی متنازع مسائل پر تبادلہ خیال، مسائل کے باہمی قابل قبول حل کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق. اس اخبار کی اور ایک سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں. 2 برسوں میں 70,000 کروڑ سرمایہ کاری کی 5,372 تجاویز موصول LG. جی میرے پاس ہے آخری اردو روزنامہ، اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے پوچھ تاچھ کے لیے 40 سے زائد زیر حراست، 4 روز سے تلاشی آپریشن جاری. جی اور کشمیر میں موسم بہار کے بعد اب ایک ایسا موسم جسے ہم موسم گرما کہتے ہیں، اس موسم میں ملک کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہیں. گرمیاں تو خیر ہوتی ہیں لیکن اتنی زیادہ گرمیاں نہیں ہوتی ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلسہ دینے والی گرمیاں. اس لیے اس موسم میں جو ہے پوری دنیا سے اور ملک کے باقی حصوں سے سیاح آتے ہیں کشمیر کی سیر کے لیے. اللہ سے دعا کریں گے کہ اب کی بار بھی، اس سال بھی بڑی تعداد میں کشمیر جو ہے سیاح آئیں، سیر کریے. اور بالی ووڈ کے جو کریوز ہیں، فلم کریوز ہیں، وہ بھی کشمیر کا رخ کر رہے ہیں، ایک اچھی بات ہے. اور اسی حوالے سے ایک خبر کی سرخی سنیے گا لائٹس کیمرہ ایکشن کنگ خان ان کشمیر. بالی ووڈز بادشاہ شاہ رخ خان returns to Valley after a decade to shoot for his latest flick دنکی in سونامرگ سری نگر. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. ہمارے ساتھ ہیں مشن یو جموں کشمیر کے CEO اور ٹرائبل افیئرس محکمے کے سیکرٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری صاحب. سب سے پہلے آپ کو خیر مبارکبادی کہ آپ مستحق ہیں، آپ کی پوری ٹیم ہے. ہم چاہیں گے کہ پہلے ہم بات کریں مشن یوتھ کی. عام لوگوں کو بڑا کنفیوژن اس حوالے سے کہ یہ ہے کیا بیسیکلی، یہ کوئی فلیگ شپ پروگرام ہے، یہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہے؟ بنیادی طور واٹ از مشن یوتھ آل اباؤٹ؟ دیکھیں دنیا کی جو سب سے بڑی ایجنسیز ہیں انہوں نے ہمیشہ پردے کے پیچھے کام کیا ہے اور آپ کو کئی سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 4-5 لوگ کام کر رہے تھے. جی تو اس سطح پہ تو نہیں، بٹ چلو شروعات ہے کہ مشن یوتھ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے جس میں صرف 5 لوگ کام کرتے ہیں. اور اس کو ایک ایسا اسپیشل پرپز وہیکل یا ایسا مشن بنایا گیا ہے کہ جس کی پریزنس ہر جگہ نہ ہو کے ایک وہ سسٹم کو ٹریگر کرے. جیسے جو ہماری گورننگ باڈی ہے اس کو آنریبل لیفٹیننٹ گورنر جناب منوج سنہا صاحب خود ہیڈ کرتے ہیں. چیف سیکرٹری اور سبھی سیکرٹریز یا ایڈوائزر صاحب اس کے ممبر ہوتے ہیں.
تو سی او کے علاوہ اس میں صرف 5 لوگ اور ہیں جو ایز او ایس ڈیز کام کرتے ہیں, جیسے 2-2, 3-3 اسکیمز کو دیکھتے ہیں. رائٹ. اس کا نیٹ ورک اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو کنسرن ڈپٹی کمشنرز کو ہم نے ڈسٹرکٹ لیول ٹاسک فورس کا چیئرپرسن بنایا, اور 10-12 لوگوں کی ان کی ٹیم ہے. جس ڈپارٹمنٹ سے ہمیں رابطہ ہے وہ سبھی اس کے ٹیم ممبرز ہیں. جی. جتنے بینکنگ یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کے ہیڈ, جیسے چیئرمین جے اینڈ کے بینک اس کے ممبر ہیں. اوکے. تو 2-3 چیزیں ہیں جو جس میں سسٹم کو میں کہوں گا ٹیمپر کیا گیا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پالیسی کا کنورجنس. جی. کہ آپ کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی بھی چیز اگر آپ کو چاہیے تو ہر 3 مہینے میں ایک بار سیکرٹریز کے ساتھ جو گورنر صاحب میٹنگ کرتے ہیں تو اس میں اس کا اپروول ملتا ہے. فنڈنگ کے لیے مشن یوتھ کو فائنانس ڈپارٹمنٹ میں اینکر کیا گیا ہے. سی او مشن یوتھ از ایکس آفیشیو سیکرٹری ان دا فائنانس ڈپارٹمنٹ. رائٹ. تو وہ دقت نہیں رہتی ہے. اور تیسرا کہ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے اس کا کمپلیٹ کنورجنس ہے. جی. کہ ڈپٹی کمشنرز, ڈائریکٹر, سیکرٹریز جو ہیں وہ ایک پیج پہ کام کرتے ہیں. لاسٹلی کوئی بھی اگر پالیسی آپ کو بنانی ہے تو جیسے سپوز ایک سینٹرلی اسپانسر اسکیم آپ بات کر لیں کہ ایم جی نریگا بن گئی یا کھیلو انڈیا بن گئی. رائٹ. تو وہ جو اسکیم کی گائیڈ لائن ہے وہ فائنل ورڈ ہے. اوکے. اس کو اگر آپ کو کل ماڈیفائی کرنا ہے, ایڈٹ کرنا ہے, امینڈ کرنا ہے تو آپ کو پھر وہ پوری پروسیس فالو کرنے اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں. رائٹ. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی اسکیم لاتے ہیں یوتھ کو لگتا ہے کہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اوکے. تو ایک کمیٹی ہے ہیڈڈ بائی سی او, وہ چینج کر لیتی ہے, اس کو نوٹیفائی کر لیتی ہے. جی. تو اس کو جب گورننگ باڈی کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ریٹیفائی کر لیا جاتا ہے. رائٹ. تو اسکیم بن جاتی ہے, اسکیم چینج ہو جاتی ہے. نئی اسکیم لانچ کرنی ہے, جیسے بہت سارے بچوں نے کہا کہ آپ امپلائمنٹ کے لیے تو آپ کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن کے لیے, کہ بٹ ہمیں انوویشن کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے. تو ہم نے ایک نئی اسکیم بنائی ود ان 1 month کے انوویشن کے لیے اپ ٹو 5 lakhs ہم دیں گے اگر آپ کے پاس کوئی انوویٹو آئیڈیا ہے. پھر ہمارے پاس یہ کپواڑہ سے کسی بچے نے کہا, بانڈی پورہ سے کہا, تو ایک پونچھ سے ہمارے پاس آیا کہ جیسے لینڈ مائن بلاسٹ وکٹمز ہیں بارڈر ایریا میں تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ بینک لنکیج کی جگہ اگر ان کو کوئی اپ فرنٹ ہم فنڈنگ کر پائے تو اپ ٹو 2 lakh ان کے لیے ہم نے نئی اسکیم لائی. بچوں نے کہا کہ آپ ایجوکیشن پہ آپ کر رہے ہیں لیکن جیسے آج کل کوچنگ کا ایک ایج ہے اس میں ہمیں ہیلپ چاہیے انسٹیٹیوشنس میں. تو جو اکانومکلی ویکر ہیں ان کے لیے ہم ایک پرواز اسکیم لے کے آئے جس میں 1500 سے زیادہ بچوں نے ابھی تک کوچنگ کمپلیٹ کی ہے یا کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ یوتھ کی ریکوائرمنٹ بڑی ڈائنامک ہے. آپ ایک پالیسی لے کے یا آپ ایک اسکیم لے کے بیٹھ نہیں سکتے ہیں, اس کو ایوالو کرنا ہے. اور لاسٹلی میں کہوں گا کہ ٹیکنالوجی کا ہم نے یوز کیا ہے کہ ایک جیسے ہمارے پاس پورٹل ہے جس پہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, بتایا اپنے ایشوز, کنسرن, سجیشنز. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری اسکیمز ہیں وہ آن لائن ہے کہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے ممکن اسکیم کے لیے اپلائی کریں, اپنے ڈاکومنٹس وہیں سے اپلوڈ کریں اور آپ کو جو اپروول ہے وہ کنوے کیا جائے گا. رائٹ. اور یوتھ کا ہمیشہ سے انٹرسٹ رہا ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں, خاص کر کھیل کود میں, اور ایک بہت ہی اچھی پہل رہی مشن یوتھ کے تحت محکمہ یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس نے ایل جیز رولنگ ٹرافی کا اہتمام کیا جس میں جموں کشمیر بھر سے 40,000 کے قریب نوجوانوں نے شمولیت کی. اور پہلی بار ایسا ہوا کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو کسی اسکول کا کسی کالج کا حصہ ہے ان کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان جو کسی تعلیمی ادارے کا حصہ نہیں ہے انہیں بھی کھیلنے کا موقع ملا. یہ خوشی کا مقام ہے, خوشی کی بات ہے. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ ایک بڑا اعزاز آپ کو ملتا ہے, آپ کی ٹیم کو ملتا ہے, بلکہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ملتا ہے, یہاں کے نوجوانوں کو ملتا ہے. اس ایوارڈ کو حاصل کرنے کے پیچھے ایک کمٹمنٹ, محنت, لگن, اور کہیں نہ کہیں حالانکہ یہ انوویشنز کے زمرے میں ہی یہ ایوارڈ میں ملا ہے, لیکن ایک انوویشن بھی کہ کیا کچھ نیا کرے جس سے ہم اس قابل بن جائیں کہ ہماری واہوائی بھی ہو اور لوگوں کی بھلائی ہو, نوجوانوں کی بھلائی ہو. جی دیکھیں جو بھی ایسا ایوارڈ, اعزاز یا ایسا کوئی آنر ہوتا ہے تو وہ ایک ریکگنیشن ہوتا ہے آپ کے ایک اچھے کام کے لیے, ایک انڈیویجولی نہیں بٹ ایز اے ٹیم, یا کیا آپ نیا لا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ مشن یوتھ ینگیسٹ آرگنائزیشن ہے کنٹری میں جس کو یہ ایوارڈ ملا ہے. لگ بھگ 2,500 سے زیادہ آرگنائزیشنز ڈسٹرکٹ اس میں کمپیٹ کر رہے تھے اور 15 آرگنائزیشنز کو یہ ملا جس میں مشن یوتھ نمبر 3 پہ رہا اور اس کیٹیگری میں نمبر 1 پہ. تو یہ بڑا کمپلیکس اور چیلنجنگ پروسیس ہوتا ہے پی ایم ایوارڈ تک پہنچنے کا. اس پہ نہ جاتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ جو 2 سال کا سفر رہا, مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی دن ایسا ہمارا نہیں گیا جس میں ایک نئی چیز ہمیں کرنے کو نہیں ملی یا نئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی. بہت ساری نئی چیزیں کی گئی, جیسے اسکیمز لائیں, ہم نمبر کی ہم بات کرتے ہیں لیکن جب آپ دیکھیں کہ ایک بچہ, ایک نوجوان اپنا ایک کام شروع کرتا ہے تو ایک فیملی کو آپ پاورٹی سے باہر لاتے ہیں, ایک فیملی کو آپ انسرٹنٹی کی سچویشن سے باہر لاتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے ایک امید جگاتے ہیں. تو وہ ایک میجر فیکٹر رہا ہے. دوسرا جو ہمارا ولیج لیول پہ, پنچایت لیول پہ ایک آؤٹ ریچ رہا ہے کہ یوتھ کو ایز والنٹیئر لایا جائے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک ہمارا ایک سکسیسفل انیشیٹو رہا کہ پوری کنٹری میں یہ دیکھا گیا کہ کشمیر میں یوتھ والنٹیئر ایکٹیویٹی کے لیے کتنا جڑنا چاہتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں, جیسے پلوامہ میں دیکھیں ہائیسٹ نمبر آف یوتھ نے ہمارے ساتھ جوائن کیا, لگ بھگ 80,000 سے زیادہ یوتھ نے وہاں جوائن کیا ایز والنٹیئر ایکٹیویٹی کے لیے. تو وہ ایک بڑا ایک اسٹرانگ میسج کنٹری میں بھی گیا کہ یہاں کا جو نوجوان ہے وہ نیشن بلڈنگ میں کام کرنا چاہتا ہے.
उसकी वजह से गवर्नमेंट का, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, बिजनेस का, इंडस्ट्री का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। सही कह रहे हैं। फिर उसके बाद सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि जो ऑनलाइन हमने सिस्टम शुरू किया रजिस्ट्रेशन का यूथ पोर्टल पे या स्कीम्स का, वो एक उसमें रहा। और उसके साथ साथ जो स्कीम्स की सक्सेस है कि फास्ट ट्रैक रही स्कीम जो हमने लॉन्च की, जैसे मुमकिन स्कीम में हम टारगेट लेके चले पहले साल में कि हम 2000 व्हीकल्स देंगे जी, तो अप्रूवल 6-8 हज़ार से भी ज्यादा हो गई और गाड़ियां 4000 से ज्यादा हमने दी थी। तो इस तरह नंबर्स भी बड़ा, उससे लगता है कि यूथ का इंटरेस्ट भी है। और मैं कल परसों भी बात कर रहा था इसी तरह के स्टेजेस पे कि 2 साल पहले जब हम मैसेज ले जाने की बात कर रहे थे कि मिशन यूथ क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम किसी डिपार्टमेंट से हट के कैसे हैं, तो तब हमारे माइंड में बहुत सारे खदशात थे कि भी हम लोगों तक पहुंच पाएंगे, ये शुरुआत हो पाएगी या यही फ्लॉप हो जाएंगे हम। राइट। 2 साल के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो आज जो चैलेंज हमारे पास ये है कि यूथ की डिमांड बहुत ज्यादा है, आइडियाज सजेशंस बहुत ज्यादा है। और इस अवार्ड के बाद तो और ज्यादा कैपेसिटीज हमें बिल्ड करने की जरूरत है उसको मीट करने के लिए। और अवार्ड का आपने सही फरमाया कि एक जैसे स्ट्रांग फाउंडेशन के लिए मैं कहूंगा ये मिला, सफर जो लंबा है वो इसके बाद शुरू होता है और काफी मेजर चैलेंजेस इसके बाद हमारे लिए लाई करते हैं। राइट जी, इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि अवार्ड रिसीव करने के वक्त आपकी कैसी फीलिंग रही, एंड एट द सेम टाइम ये भी जानना चाहते हैं आपसे सर कि जो मिशन यूथ है इसकी कामयाबी के पीछे क्या वजूहात है, क्या क्या स्ट्रेटजीज रही है इनिशियली आपकी? जी, जहाँ तक अवार्ड मिलने का है मुझे लगता है कि ये एजाज लाइफ में बड़ा कम नसीब होता है। तो मैं तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार भी हूँ कि तीसरी बार ये मौका 2015 में हमने प्राइम मिनिस्टर अवार्ड लिया इलेक्शन वर्क के लिए, फिर 17 में जो हमने उधमपुर में ब्रिजेस बनाए एजुकेशन के लिए उसके लिए, और ये तीसरी बार ये मौका मिला ऐसी प्रोसेस का एसोसिएट करने के लिए। लेकिन जो भी अवार्ड है मुझे लगता है कि किसी इंडिविजुअल का वो ना हो कि एक बड़ी स्ट्रांग टीम का होता है। और एक टीम बिल्डिंग आपको कोई सरकारी ऑर्डर आप इशू करके नहीं कर सकते हैं, उसमें बड़ी इमोशनल इन्वेस्टमेंट रहती है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात है और एक ट्रस्ट बिल्डिंग है, ना कि सिर्फ अपनी एक छोटी सी टीम में बट जिलों में, गवर्नमेंट के बाहर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें, यूथ में, और म्यूचुअल ट्रस्ट की बात है कि यूथ आपके साथ आ रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं। जब भी कोई ऐसा अवार्ड या एजाज दिया जाता है तो वो एक प्रोसेस के लिए दिया जाता है, ना कि एक डिलीवरी के लिए कि भाई आपने इतने लोगों को बिजनेस एस्टेब्लिश करवा दिया, इतनी गाड़ियां दे दी, बट आपने नया क्या लाया सिस्टम में। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी ये थी कि यहाँ के यूथ को हमने वॉलंटरी एक्टिविटी के साथ जोड़ा और थोड़ा सा सिस्टम को फास्ट ट्रैक करके ट्रांसपेरेंसी ला के उनकी एस्पिरेशन के साथ काम करना शुरू किया। और जैसे अभी मैंने कहा कि आगे का चैलेंज बहुत ज्यादा है कि इस बार हमें क्या करने की जरूरत है, नई चीजें इस बार क्या लेके आएंगे। चलिए अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे कि जितने भी आपके नेक प्लान्स हैं उनको कामयाब करने में, उनको अमलाने में अल्लाह ताला आपके साथ रहे। चूँकि आप एक यूथ आइकन हैं तो कई चीज़ें हैं जहन में जो नौजवानों के काम की चीज़ें हैं। ये बताइए कि डॉक्टर साहब कि हम अब देख रहे हैं कि डॉक्टरी या इंजीनियरिंग से हट के अब लोग नए नए करियर ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं। IAS, KAS, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एज ए करियर ऑप्शन, किस तरह आप इसको देखते हैं और क्या हर कोई IAS या KAS अफसर बन सकता है या बनना चाहिए? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा अगर आपका आंसर यस और नो में आप चाहते हैं तो मैं कहूंगा नहीं। पहली चीज ये है कि डॉक्टर और इंजीनियर हमारी एक डिफॉल्ट चॉइस रही है हमेशा। आज आप देखें कि जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हमारे पास हर साल डिग्री करके आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, वो कहाँ जाते हैं? अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो वो कहाँ पे काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर और इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको डिग्री के बियॉन्ड सोचना है। कि आज हम अक्सर देखते हैं कि रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की कमी है, अर्बन एरियाज में डॉक्टर हमारे पास ज्यादा है या स्पेशलिटी किसी एक में है किसी में नहीं है। तो अगर एक अच्छा डॉक्टर अपना अगर काम एस्टेब्लिश करना चाहता है, वो सोसाइटी में अच्छी एक कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है, अपनी इनकम भी उसमें हो सकती है और अच्छा एक नाम हो सकता है। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं देखता हूँ कि गाँव में, देहात में वो अपना एक छोटा सा क्लिनिक एस्टेब्लिश करके वॉलंटरी सर्विस भी करते हैं, अपना वो पैसे भी काम भी करते हैं, कमाई भी होती है। तो पॉइंट जैसे मैंने कहा छोटी जगह से मैं आता हूँ तो बहुत सारे डॉक्टर्स हमने देखे हैं कि जो बड़ी मिनिमल सी फी उनकी होती है लेकिन वो एक बड़ा प्रॉफिटिक उनका वहां पे ऑरा होता है, लोग उतना प्यार करते हैं, उतनी उनकी बड़ी रेपुटेशन वहां पे होती है। तो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर जो है मुझे लगता है कि उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, वो इंपॉर्टेंस सोसाइटी में उनकी है और वो कंट्रीब्यूशन उनका है। उसके साथ साथ सिविल सर्विसेज में मैं यही कहना चाहूंगा कि हर एक आदमी जो IAS या KAS कर लेता है अगर वो सोसाइटी में उस लेवल पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता तो फिर उसके लिए सिर्फ एक जॉब है। अगर आप सिविल सर्विसेज में एस्पायर करते हैं तो क्या आप वो कंट्रीब्यूशन करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा नौजवानों से अपने एक्सपीरियंसेस भी, हमारे सारे एक्सपीरियंस अच्छे भी नहीं है, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं और एवरेज भी हैं, तो हर एक चीज उनके साथ में शेयर करता हूँ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज से हट के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं।
आज एक वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। आप कंट्री में देखें, आप अब्रॉड देखें कि जैसे सबसे पहले एजुकेशन के फील्ड में आप बात करें तो दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके लिए डिग्रीज स्कॉलरशिप लेके बैठी हैं, राइट काइंड ऑफ टैलेंट को वो ढूंढना चाहते हैं। सही है। और जम्मू कश्मीर में मैं देखता हूं कि वो टैलेंट हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वो ब्रिज नहीं है कि भी इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। लाइकवाइज एम्प्लॉयमेंट में आप देखें कि जो टैलेंटेड लोग हैं, जो स्किल्ड वर्क फोर्स है, उसकी बहुत ज़रूरत है। तो इस साल हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि ग्लोबली क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर लाया जाए। अगर एक सेंटेंस में मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे को राइट फ्रॉम क्लास 8th 9th थोड़ा सा एक्सपोजर देना चाहिए क्या क्या एक्टिविटीज़ है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं है। हम सोसाइटी में बना देते हैं कि जनाब हाल ही में जम्मू में हम थे तो KS ऑफिसर्स के लिए फेलिसिटेशन फंक्शन था वहाँ पे। तो मुझे उन्होंने एड्रेस करने के लिए बुलाया एज चीफ गेस्ट, कुछ मेमेंटोज देने के लिए। मैंने कहा आप नाराज जरूर होंगे, बट मेरा एक सवाल है कि डॉक्टर, इंजीनियर या किसी और विलेज लेवल वर्कर, किसी और के लिए हम ये फंक्शन क्यों ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं? तो क्या हम सोसाइटी में सर्विसेज की एक हायरार्की क्रिएट कर रहे हैं कि ये आदमी ज्यादा काम करता है, ये काम करता है? ऐसा नहीं है। हर एक आदमी का, जैसे आप मशीन में, इंजन में देखें कि हर एक पुर्जे का अपना रोल होता है, वो हमें रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। आप डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाएं, आप देखें कि कोई भी आदमी बड़ा छोटा नहीं है, इस किस्म की हायरार्की नहीं है, कोई भी काम की हायरार्की नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस तरफ हमें सोच के हर एक काम को बराबर रिस्पेक्ट देनी है। मेरी नजर में वो आदमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने प्रोफेशन में ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है। राइट। आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आप एक विलेज लेवल वर्कर हो सकते हैं। तो हर एक ऑप्शन जो हो बच्चे को एक्सप्लोर करना चाहिए। राइट। एक दफ्तर में जिस तरह एक घर में जो घर का बड़ा होता है उस पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, वैसे ही एक दफ्तर में जो सबसे बड़ा ऑफिसर हो अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ के तई बल्कि पूरे आवाम के तई उसकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। करप्शन के नासूर का कलाकमा करने में या दफ्तरों में एक बेटर दफ्तरों को एक बेटर वर्क प्लेस बनाने के लिए, दफ्तरी तवालत को ख़त्म करने के लिए किस तरह एक ऑफिसर को अपना रोल निभाना चाहिए? एक दो चीज़ें जिस पे मैं शेयर करना चाहूँगा कि सबसे पहले जितना सिस्टम में आप ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, जैसे हम डिजिटल सर्विसेज की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो लिटरेट नहीं होते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे एरियाज में इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता। तो पहली चीज़ तो ये है कि जितना ह्यूमन इंटरफेस आप मिनिमाइज करेंगे कि सर्विसेज आपको ऑनलाइन है, एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और ट्रांसपेरेंसी आती है। और जैसे हमने अपनी स्कीम्स की बात की कि आप घर से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा फैसिलिटेट करने की जरूरत है। दूसरा क्या है कि आप पब्लिक में जब आप जाते हैं, पब्लिक एक आउटरीच होती है, तो वो एक काउंटर चेक के रूप में रहता है। अवाम में आप जाते हैं, आपको अच्छी फीडबैक मिलती है। मुझे लगता है इन दो चीजों पे हर एक दफ्तर का फोकस रहना चाहिए। राइट। सर, आप रिसेंटली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे, वहाँ के जो लीडरशिप प्रोग्राम है उसका भी आप हिस्सा बने थे, जिसमें शेयर कीजिए, हाउ वाज दैट? ये एक 2 हफ्ते का प्रोग्राम था। जो मिड करियर लोग हैं पब्लिक सर्विस में, जैसे मिनिस्टर्स हैं, MPs हैं, सेक्रेटरीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, उनके लिए एक कोर्स था कि आप जब पब्लिक पॉलिसी में एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं तो क्या क्या मैनेजमेंट की या लीडरशिप की चीज़ें हैं, क्या क्या फार्मूलाज हैं, क्या जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि दुनिया के तमाम ममालिक से इस लेवल के लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे। काफ़ी अच्छी लर्निंग रही। साथ ही साथ मैंने एक चीज़ लर्न की कि हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ अभी हम ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की की बात कर रहे थे कि आपने मान लिया कि DC सबसे बड़ा ऑफिसर हो गया तो वो दूसरा जो है वो कम है, ऐसा वहां पे मैं देखता हूं कि जो कॉलेज का डीन है, मुझे लगता है कि सबसे एम्पावर्ड डीन है कि भी आप 200-300 करोड़ इंडियन रुपीस की वैल्यू की आपकी बजट है स्कॉलरशिप देने के लिए। तो यहाँ आप देखें कि एक स्कॉलरशिप का सिस्टम कैसे वो डिलीवर किया जाता है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट अलग है और हमारे चैलेंजेस अलग हैं। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि एक टीचर इतनी इंपॉर्टेंस वहाँ पे रखता है और उसको इतना फाइनेंशियली एम्पावर किया गया, जिसपे हमें भी सोचने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। और ये एक मतलब लेसन में वहाँ से लेके आया कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं उससे हमें अपने यूथ को कनेक्ट करने की जरूरत है एजुकेशन की और एम्प्लॉयमेंट के लिए। राइट। शायद साहब, हम चूंकि यूट्यूब पर इस प्रोग्राम को देखा जाता है पूरी दुनिया में और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जब लोग देख रहे होते हैं तो लाइव चैट में अपने इस्तफसारात और सवालात भी कभी कभार हम तक पहुंचाते हैं। तो मिर्ज़ा ज़हूर अहमद बेग साहब लिखते हैं कि चूंकि यूथ की बात हो रही है, वो यूथ जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है इस मिशन के तहत? एक तो ये चीज़ है, मैं इसी आपके प्रोग्राम के जरिए से कहना चाहूँगा कि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उन तक हमें पहुंचने की जरूरत है, जिसपे हमने काम किया। सबसे पहले हमने डेटाबेस लिया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कि कितने लोगों का आपके पास डेटाबेस अवेलेबल है। उसके साथ जब मैंने पहले जिक्र किया कि एक स्कीम हमने लॉन्च की जिसमें हम 2 लाख रुपीज अप फ्रंट देते हैं कि अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं। 2 लाख में इसलिए अमाउंट थोड़ा कम है, बट अगर आप देखें कि छोटी सी शुरुआत करने के लिए अमाउंट आपके पास सफिशिएंट है।
تو اس پہ کوئی آپ کام شروع کرنا چاہیں پھر نیکسٹ لیول پہ آپ کو 10 لاکھ 20 لاکھ تک کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ مشن یوتھ دے سکتا ہے. تو ہماری ایک اسکیم جو ہے وہ ہمارے پورٹل پہ جا کے یہ لنک کر سکتے ہیں, اس پہ اپلیکیشن آن لائن ڈال سکتے ہیں, تو ان کو 2 لاکھ روپیز ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہمارے پاس آتی ہے اس پہ ہم کام کرتے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا کی جو اسکیمز ہیں اس پہ لنک کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے, اگر یہ کوئی اسکل کا کورس کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی ان کو ضرورت ہے وہ فری آف کاسٹ کروایا جاتا ہے. فردر ایجوکیشن کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں, اور ان کو بھی میری ریکویسٹ رہے گی, گزارش رہے گی, اور ایسے تمام ہمارے ساتھی جو پروگرام دیکھ رہے ہوں یا جن تک میسج پہنچ پائے کہ اگلے مہینے سے ہم اپنا ایک میسو آؤٹ ریچ پروگرام کر رہے ہیں ڈسٹرکٹس میں جانے کے لیے. ان کا کوئی سجیشن ہو, اگر ہمیں فزیکلی بتانا چاہیں یا آن لائن بتانا چاہیں کہ کیا ان کے لیے کیا جا سکتا ہے, تو ہم مہینے کے اینڈ تک ہم نئی اسکیم جو لانچ کرنے والے ہیں وہ بھی ضرور کریں گے. رائٹ. اور کووڈ-19 ہم سب کے لیے بہت سارے چیلنج لے کر آتا ہے. جب یہ 2019 سے 20 سے اس کا آغاز ہوا, اور اس کے بعد آپ ان دنوں ضلع ترقیاتی کمیشن سری نگر تھے. ہم سب کے لیے تو چیلنجز تھے ہی, لیکن آپ پر ذمہ داریاں زیادہ تھیں, اور آپ سری نگر میں ضلع ترقیاتی کمشنر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. تو آپ نے کس طرح اس سچویشن کو ٹیکل کیا, اور کس قسم کا وہ سارا تجربہ رہا؟ ایک میں کہوں گا کہ پرسنلی تھوڑا سا اب چیلنجنگ یا ٹرامیٹک کہہ لیجیے کہ مجھے اپنی فیملی سے الگ 7-8 مہینے میں گیسٹ ہاؤس میں رہا. سری نگر کے میئر صاحب بھی کافی مہینے وہاں ہمارے ساتھ رہے, تو وہیں سے آپریٹ ہم کرتے تھے تاکہ ہم کہیں, اگر ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا کہ آپ فیملیز میں نہ جائیں, بچے چھوٹے ہوتے ہیں, انفیکشن ہوتا ہے, تو ڈاکٹر نوید صاحب کا آپ نے ذکر کیا, باقی ساتھیوں کا میڈیکل کالج اسکیمز میں, تو ہماری ایک اچھی بڑی ٹیم رہی. تو کچھ اچھے ایکسپیرینسز رہے. ایک جیسے کئی بار کشمیر کے بارے میں ڈسکشن باہر ہوتی ہے کہ کیسے حالات ہیں یا کیا ہے, تو میں اپنا ایک ایکسپیرینس سائٹ کرتا ہوں کہ جب کووڈ کا یہ آیا چیلنج, تو ہم نے کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹاپ موسٹ ہمارے پاس ایک کنسرن تھا. تو ایک سنگل میسج پہ, ایک سنگل ٹویٹ پہ پورا شہر رسپونڈ کرتا تھا. یہ اپنے آپ میں ایک ایگزامپل ہے کہ 12-13 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آپ پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں, انتظار میں رہتے تھے کہ نیکسٹ ٹویٹ کیا ہوگا, آپ پہ اتنا فیتھ کرتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. مائنر وائلیشنز ہوتی ہیں, وہ ہر جگہ ہوتا ہے. تو لارجلی سری نگر کی واسٹ رسپیکٹ جو ہے, اور جو میں پرسنلی دل سے عزت کرتا ہوں, وہ اس چیز کے لیے ہے کہ آپ پہ سری نگر کے لوگوں نے ٹرسٹ کیا اور ایگری کیا. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے کئی بار ہوتا ہے کہ جو سول سرونٹ ہے وہ خود ہی ساری چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ہی کر رہا ہوں, وہ نہ کر کے ہم نے ڈاکٹرز کو فور فرنٹ پہ رکھا, کیونکہ ایک میڈیکل چیلنج تھا اور ڈاکٹرز کو لوگ سننا چاہتے تھے. تو ہم نے ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں ساتھی ان سے ریکویسٹ کر کے ڈیلی نیا ویڈیو, نیا میسج, اور جو بھی ورلڈ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہ ڈاکٹرز کے تھرو وہاں پہ لائن کمیونیکیشن میں رکھا فرنٹ پہ. تیسرا امپورٹنٹ یہ تھا کہ جو بھی سروسز ہیں اس کی ڈسرپشن نہ ہو. سٹی کو 25 زون میں ڈیوائڈ کر کے 25 سینئر آفیسرز وہاں پہ ہم نے گورنمنٹ سے لا کے ان کو انچارج بنایا, اے ڈی سیز, ایس پی رینک کے آفیسر زون کر کے, پھر راشن کی ڈیلیوری, میڈیسنز کی ڈیلیوری, جو نان کووڈ ایمرجنسیز تھیں جیسے ڈائبٹیز یا باقی جو کینسر کی تھراپیز کے لیے لوگ جاتے تھے ان کو گھر سے گاڑی میں فری لے جانا ہاسپٹل تک, وہاں سے واپس. تو وہ ایک ایموشنل ہم سب کے لیے بھی تھا, لیکن میں اس کا آؤٹ کم دیکھتا ہوں کہ سری نگر میں لوگ بہت زیادہ پیار اس چیز کی وجہ سے کرتے ہیں کہ کووڈ کو ہم نے صرف ایک ڈیزاسٹر لے کے ہم نہیں چلے, ایک ایموشنل کنیکٹ لوگوں کے ساتھ لے کے چلے. اور جو بھی ان کی, جیسے مجھے ابھی یاد ہے کہ عید کا دن تھا اور ہم نے سوچا کہ بچوں کے لیے کچھ کیا جائے, تو 15-20 ہزار فیملی جہاں تک ہم پہنچ پائے, ہم نے ان کو کچھ چاکلیٹ بسکٹ وغیرہ کچھ کمپنی سے لا کے دیے. تو کافی اچھا لوگ کا کوآپریشن رہا, اور ہمارا بھی جو ہے وہ بڑا وار فوٹنگ پہ رہا کہ اس کو ایک ایمپیتھی کے ساتھ لے کے چلا جائے. کووڈ کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں نیشنل ای گورننس ایوارڈ بھی ملا, کیونکہ جو ہم نے کال سینٹر یہاں بنایا تو بڑا پرومپٹ تھا. وہ اس میں بھی ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم تھا کہ آپ کا کوئی بھی کنسرن آپ ریز کریں, اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے ریزالو کیا یا نہیں کیا, یا کتنی دیر لگ رہی ہے, تو ایریا وائز ہمیں پتہ چلتا تھا. تو کافی اچھا ایکسپیرینس وہ بھی رہا, مطلب اچھا اس سینس میں کہ جو لوگوں کا رسپانس اور جو ڈپارٹمنٹ کا رسپانس سسٹم, ٹریجک تو تھا ہی, لاس آف لائف ہوا, لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا منیمل امپیکٹ سری نگر میں رہا. اس کا کریڈٹ میں یہاں کے ڈاکٹرز کو, یہاں کے جو انجینئرز ہیں جنہوں نے ہیلپ کی, جو سروس ڈیلیوری کے لوگ ہیں, اور خاص کر کے یہاں کے لوگوں کو دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے ہم پہ فیتھ کیا, ٹرسٹ کیا, سنا, اور ہم نے جو بھی کہا اس کو اڈاپٹ کیا. یار ماشاءاللہ ڈیکوریٹڈ IAS آفیسر, آپ کی کامیابیوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور خوشی بھی ہوتی ہے, لیکن ہر ایک انسان کی ایک پروفیشنل لائف کے ساتھ ایک پرسنل لائف ہوتی ہے, اور ان میں توازن برقرار رکھنا بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے. کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں, پروفیشنل لائف کے ساتھ پرسنل بھی ہے, سوشل کمٹمنٹس بھی ہوتے ہیں, اور اگین میں کہوں گا کہ لائف ایک مشن کی طرح ہی لگتی ہے. اتنا دیکھیں, جب سروس ایز اے اسٹوڈنٹ لوگ جوائن کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان کو سروس میں بڑا گلیمر نظر آتا ہے کہ وہ فیسلٹیز, وہ سارا, وہ اسٹیٹس, وہ سم تھنگ.
لیکن جب آپ سروس کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو سوچنے کا ٹائم نہیں لگتا ہے کہ بھی وہ کوئی گلیمر ہے یا آپ کا کوئی ایک اسپیشل کو پوزیشن ہے یا سم تھنگ, اور کئی چیزوں کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے. ہاں, اور مجھے لگتا ہے کہ لائف میں سارا بیلنس کرتے ہی نکل جاتا ہے. جیسے ابھی کووڈ کی ہم بات کر رہے تھے, تو ایک طرف ہم کہیں گے کہ جی کووڈ میں ہم نے اچھا کام کیا, لوگ بڑا پیار کرتے ہیں اس کی وجہ سے اور بڑا اس کو ایکنالج کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ بچوں سے, فیملی سے 7-8 مہینے الگ رہنا, وہ ایک سیکریفائس بھی ہوتا ہے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈیلی یا روٹین میں رہتی ہیں, بٹ کوشش رہتی ہے فیملی ورک لائف بیلنس کرنے کی, دوستوں سے بات چیت کرنے کی. رائٹ, خالی وقت تو آپ کے پاس خیر زیادہ نہیں رہتا ہوگا, لیکن خالی وقت میں کیا کرنا پسند کرتے ہیں, آپ کی ہابیز وغیرہ؟ میں لکھنا پسند کرتا ہوں, کوئی کتاب یا اشعار تو نہیں جی, بٹ کچھ رپورٹس وغیرہ میں لکھتا ہوں, کیونکہ تھوڑا سا ایک وہ شوق بھی پورا ہو جاتا ہے اور آپ اپنے پروفیشنل اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جیسے پچھلے 2 سال سے میں ٹرائبل ڈپارٹمنٹ کا کام دیکھ رہا تھا, تو بہت ساری چیزیں میں نے انٹرنیشنل پیپرز لکھے یونائٹڈ نیشنز کی کچھ آرگنائزیشنز کے لیے, کچھ یونیورسٹیز کے لیے, کہ ہم یہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا ایک آپ کو اپنا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے, پروفیشنل انریچمنٹ بھی ہو جاتی ہے. کافی ساری کانفرنسز میں اس کو لے کے پارٹیسپیٹ کیا جہاں پیپرز وغیرہ سلیکٹ ہوئے, تو وہ ایک شوق رہتا ہے لکھنے کا, کچھ جیسے کچھ پالیسی پیپر یا کیا کیا چیلنجز ہم فیس کر رہے ہیں, کیسے ان چیزوں کو امپروو کیا جا سکتا ہے, تو وہ پرسنل اور پروفیشنل دونوں کا ایک بیلنس ہو جاتا ہے. رائٹ جی سر, مشن یوتھ کے حوالے سے آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ فیوچر ٹارگیٹس کیا کیا ہے, اپ کمنگ پروجیکٹس کیا کچھ کرنے کا اور ارادہ؟ جی, ایک تو اس بار ہم کچھ نئی اسکیمز لے کے آ رہے ہیں, پرٹیکولرلی جیسے وومن ایجوکیشن کے لیے, کہ کیا کیا ہم اسپیشل سپورٹ سسٹم دے سکتے ہیں, اور پرٹیکولر جغرافک ایریا میں ہمیں اب جانے کی ضرورت ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کیا اپرچونٹیز ہیں ایجوکیشن اور امپلائمنٹ میں. رائٹ, تو اگلے مہینے سے پورے سال کا ہم ایک پروگرام لانچ کر رہے ہیں جس میں ہم ان کو اپرچونٹیز بتائیں گے کہ کیا کیا ہے, جی, اس میں ان پٹ کیا کیا چاہیے اور مشن یوتھ کیا سپورٹ کر سکتا ہے. اوکے, تو وہ نئی اسکیمز ہم لا رہے ہیں, اس پہ ہمارا فوکس رہے گا. جو ایگزسٹنگ اسکیمز ہیں ان کو فردر لے جایا جائے گا, اور سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا یوتھ والنٹیئر پروگرام ہے, جو یوتھ کلبز ڈسٹرکٹ لیول پہ ہر ایک پنچایت گاؤں میں بنانے کے لیے ہم نے کنسرن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو فنڈنگ کی, سپورٹ سسٹم دیا, اس پہ ہمارا فوکس رہے گا کہ اس کو اور اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ پنچایت لیول پہ ایک اچھی ایک یوتھ امپاورمنٹ کا ایک نیٹ ورک ہمارا اسٹیبلش رہے. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جاننا چاہیں گے, چونکہ آپ کے پاس اور ایک بڑی ذمہ داری ہے, وہ ہے ٹرائبل افیئرس کی, تو اس مالی سال کے دوران, رواں مالی سال کے دوران ٹرائبل افیئرس کے حوالے سے کون سے نئے انیشیٹوز لینے کا آپ سوچ رہے ہیں؟ ٹرائبل افیئرس کا کیونکہ ہر سال ہوتا کیا ہے کہ ایک نیا جب انیشیٹو آتا ہے, آپ ایک اچھی خبر بنا لیتے ہیں, پھر اس میں کتنا کام ہوا وہ آپ کے پاس چیلنج رہتا ہے. تو کیونکہ اب ہم 3rd ایئر میں انٹر ہو رہے ہیں, تو اس بار ہم نیا انیشیٹو نہ لا کے جو پچھلے انیشیٹو ہم نے لیے ہیں اس کی ریچ ہم بڑھا رہے ہیں. جیسے ہم نے ٹرانسپورٹیشن کی بات کی, تو پچھلے بار ہم نے 50 گاڑیاں رکھی تھی, اس بار ہم 100 رکھ رہے ہیں. ہاسٹلز پچھلی بار ہم نے جو 25 شروع کی ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمارا پروسیس چل رہا ہے. ریزیڈینشیل اسکول جو ہم اس بار کمپلیٹ کر رہے ہیں. اسکالرشپ جیسے کچھ تھوڑا ریجیم چینج ہوا, مہینہ لیٹ اسکالرشپ, تو اگلے مہینے سے وہ اسکالرشپ کا دیا جائے گا. اس بار تھوڑا سطح ہم بڑھا رہے ہیں, اسکیل بڑھا رہے ہیں. جیسے اگر ہم پچھلے سال اگر ہم نے 2000 لوگوں کو ہم نے یونٹ اسٹیبلش کر کے دیے, تو اس بار ہمارا ٹارگیٹ 8000 ہے. تو اس طرح کی ہم چیزیں کر رہے ہیں, اور اس سال کا میجر ہمارا ٹارگیٹ یہ رہے گا کہ ایک جو اسٹڈیز ہم کر رہے تھے کہ ٹرائبل پاپولیشن کا کنٹریبیوشن کیا ہے انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج میں لے کے, وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم آلریڈی لے کے گئے ہیں, اس کو ہم تھوڑا کنکریٹائز کریں گے. اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, ان کے فوکس پہ یہاں کی ٹرائبل کمیونٹیز کو اور مائگریٹری کمیونٹیز کو لانا, یہ ہمارا فوکس رہے گا. رائٹ, اور نوجوان ہر قوم کا اصل اثاثہ ہوتے ہیں. نوجوان اگر سلجھے ہوں, پڑھے لکھے ہوں, تربیت یافتہ ہوں, تو اس قوم کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. بدقسمتی سے منشیات کی بدت نے ہمارے نوجوانوں کو جکڑا ہے, اس طرف توجہ ہے مشن یوتھ کی. بالکل, جیسے ہم نے پچھلے سال, کیونکہ ہم نے 1 سال اس پہ کمپلیٹ کیا, کہ جو سائیکو سوشل اسکیم ہے, سائیکو سوشل کاؤنسلنگ کی جو ہماری اسکیم ہے, اس پہ ہم کام کر رہے تھے. ہم نے بیسک ڈیٹا بیس وغیرہ جو ہے وہ ریسیو کیا, گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے ساتھ کچھ کام کیا, کچھ ڈسٹرکٹس کے ساتھ, کنسرن ڈی سی ایس ایس پی کے ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سوشو کلچرل ایشو کے ساتھ ساتھ ایک میڈیکل اور ایک ہمارے پاس ایک بڑا امپورٹنٹ ایک اسٹریٹجک کنسرن بھی ہے. تو اس کو بڑا سینسٹیو طریقے سے لے کے چلنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں. اگر آپ اتنے سینسٹیو میٹر کو اگر آپ ایڈمنسٹریٹیولی ہی ڈیل کرنے لگے, مجھے لگتا ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. تو ہر ایک چیز کیمرہ پہ نہیں کی جا سکتی ہے, بٹ اس پہ ہم کچھ کام ہم کر رہے ہیں اس بار, اور تھوڑا یوتھ تک بھی ہم آؤٹ ریچ کر رہے ہیں. کافی ساری فیڈ بیک بھی ہمیں ملی ہے. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے ایڈکشن آپ کو کسی چیز کی ہو سکتی ہے, کسی کو کام کی ایڈکشن ہے وہ کرے گا, کوئی کسی کو غلط کسی سبسٹانس کی ایڈکشن ہوگی, موبائل فون کی ایڈکشن ہے. تو تھوڑا پازیٹیو ایڈکشن کی طرف لایا جائے. جب آپ یوتھ کو وڈرا کرتے ہیں کہ بھئی یہ اس ڈرگ ایڈکشن میں آگے, سبسٹانس ایڈکشن میں, تو ان کو کیسے وڈرا کیا جائے. وڈرا آپ نے کیا, پھر واپس اس راستے میں نہ جائیں, آپ کیا آفر کر رہے ہیں. تو مشن یوتھ وہ چیز آفر کر رہا ہے اس سال سے کہ ان یوتھ کی ریکوائرمنٹ کیا. ہم نے پچھلے سال بھی ریچ آؤٹ کیا, کافی سینکڑوں میں لوگ ہمارے پاس آئے جن کو ہم نے ہیلپ کی
کہ کیا یہ کام کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب اگر کہیں اس کا شکار ہو گیا ڈرگ ایڈکشن کا بچہ, تو اس کو فیملی میں اور سوسائٹی میں آئسولیٹ کرنے کی جگہ اگر آپ پازیٹیولی سوچیں گے کیسے انگیج کیا جا سکتا ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں دینا چاہوں گا کہ میرے پاس ایک بچہ کتاب لکھنے کے لیے آیا کہ میں لکھنے کا شوق ہے, تو وہ بھی ان کو کچھ ایسا ایکسپیرینس خراب رہا. ہم نے ان کو لگ بھگ 1.5 لاکھ روپے دیے کتاب لکھنے کے لیے, تو بہترین کتاب لکھ کے انہوں نے پچھلے مہینے لانچ کی ہے. تو ہی وانٹس ٹو گو فار انادر 2 books دس ٹائم. تو ایسی چیزیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کوانٹم آف پرابلم جو بہت زیادہ ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ کافی اچھا کنٹریبیوشن اس بارے میں اس میں کر پائیں گے. آلرائٹ, بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام میں تشریف آور ہوئے, بہت اہم چیزوں کے بارے میں بات ہوئی پروگرام میں, آپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور اپنی ذات کے حوالے سے اور اپنے کام کے حوالے سے بہت کچھ جو بہت انسپائرنگ تھا. اس میں کئی سارے پیغامات ہم سب کے لیے پوشیدہ تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے اس شمارے میں ہمارے ساتھ برابر 1 گھنٹہ. آپ سے وعدہ رہا کہ کل صبح 8 بجے ٹی وی سیٹ آن کریں گے تو اور ایک مہمان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام. مجھے اور ہمارا کو دے اجازت ہے. اللہ حافظ.